स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से बड़ी खबर के साथ सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपने आपको बताएंगे, जहां पर 5 राज्यों के चुनाव के बाद दोस्तों महाराष्ट्र से हलचलें तेज हो गई है। बताएंगे 20 तारीख को हो रही है एक ऐसी बैठक जिसमें एनसीपी के दोनों ग्रुपों का हो सकता है विलय। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की चर्चा चल रही है और 22 विधायकों के भागे जाने को लेकर भी क्या दावे किए जा रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने बीजेपी को जमकर अपने निशाने पर लिया है। दोस्तों बताएंगे दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। इसी के साथ में बंगाल हिंसा के मामले को लेकर टीएमसी ने 3 फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। दोस्तों हिंसा पीड़ितों की सुनेंगे शिकायतें, बताएंगे और भी क्या कदम उठाए गए हैं और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एनसीपी के अजित पवार ग्रुप और शरद पवार ग्रुप का आपस में विलय होने का टाइम आ चुका है और दोनों को मिलकर एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व में चलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने बड़ा दावा किया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि एनसीपी एपी यानी अजित पवार ग्रुप के 20 से 22 विधायक आने वाले महाराष्ट्र के कुछ दिनों के अंदर पाला बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। यानी अजित पवार ग्रुप के 20 से 22 विधायकों के भागे जाने की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी अजित पवार ग्रुप के बीच में आपस में जमकर विवाद चल रहा है, पावर को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। यानी प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं कि अजित पवार के बाद पार्टी पर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल हो जाए और प्रफुल्ल पटेल को अमित शाह का समर्थन मिला हुआ है, तो प्रफुल्ल पटेल एनसीपी पार्टी के अंदर 20 से 22 विधायक तोड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन दावों के बीच में 20 तारीख को शरद पवार ने एक बैठक बुलाई है, हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई है दोस्तों। आपातकाल इस बैठक के अंदर एनसीपी एसपी के सारे लोगों को तो बुलाया ही गया है, बल्कि अजित पवार ग्रुप के लोगों को भी बुलाया गया है। दोस्तों ऐसे में कह सकते हैं कि एनसीपी पार्टी यानी पूरी पार्टी की एक हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है वाईबी चवाड़ सेंटर में और सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गुटबाजी को पूरी तरीके से खत्म कर दोनों गुटों को एकजुट करने का प्रस्ताव यहाँ पास किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में एनसीपी एपी की तरफ से यानी अजित पवार की ग्रुप की तरफ से सुनील तटकरे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों शरद पवार के साथ में उनकी बातचीत कई राउंड की हुई है और इसके बाद अब 20 तारीख को एक बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा और शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी एक बार फिर से वापसी करती दिखाई देने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है एनसीपी दोनों ग्रुप को एक करके शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी बनाने का और अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करने का, और जो रोहित पवार बोल रहे हैं कि एनसीपी के 20-22 विधायक लेकर भाग जाएंगे प्रफुल्ल पटेल, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता भी दिखाई दे रही है। दोस्तों ऐसे में देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, लेकिन 20 तारीख को महाराष्ट्र पर रहेगी सबकी नजर। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव खत्म, वसूली शुरू हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के दोनों भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर से जनता के ऊपर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए महंगे कर दिए गए। चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुका रही है, 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगे बढ़ना है तो समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, हमने तो पहले ही कहा कि साइकिल से तो बेहतर कुछ भी नहीं है। वहीं पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए लिखा कि रुपया, डीजल और पेट्रोल कौन पहले सेंचुरी पार करेगा, ये एक सवाल है। और समाजवादी पार्टी ने भी केंद्रीय सरकार पर धावा बोला है। दोस्तों पार्टी ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने जनता को दिए महंगाई का एक और तोहफा और पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है। जनता पहले ही महंगी गैस, महंगे बिजली बिल से परेशान चल रही थी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बोलते हैं कि हमको विदेश के दौरे पर नहीं जाना, हमको पैसा बचाना है, डॉलर बचाना है, डॉलर को बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद विदेशी दौरे पर निकल गए हैं। दोस्तों यानी ज्ञान कुछ और देते हैं नरेंद्र मोदी और काम कुछ और करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी केवल मीडिया के अंदर ही माहौल बनाकर उनको एक नेता की तरह दिखाया जाता है दोस्तों, वरना तो मोदी की बातों पर सब मजाक ही उड़ाते हैं और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी केवल बोलते हैं और बोलने के सिवा कुछ करते नहीं है। यानी देश को दिशा दिखाने की जगह, अपने कामों से देश को प्रभावित करने की जगह केवल मुंह से आकर शब्द बोल देते हैं और उसके बाद एकदम उल्टा करते हैं, चाहे बड़े बड़े काफिले ले जाना हो या फिर अब 5 देशों के दौरे पर जाना हो। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सारे नियम कायदे कानून आम जनता के लिए ही है, बाकी बीजेपी के नेता बड़े बड़े काफिले लेकर गुजर रहे हैं और कोई इनको रोक टोक करने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां 120-150 गाड़ियां ले लेकर चल रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में
पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों पार्टी ने 3 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। ये टीमें शनिवार को यानी कल अलग अलग जिलों का दौरा करेंगी और इस पूरी मुहिम के दौरान ये देखा जाएगा कि कहां-कहां पर चुनावी हिंसा हुई है और कहां-कहां पर तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये टीमें उन परिवारों से मुलाकात करेंगी जो चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हुई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों को कई जगह पर निशाना बनाया। टीएमसी की ये टीम खास तौर पर उन घरों के अंदर जाएगी दोस्तों जहां पर परिजनों की इस हिंसा में जान गई है और पार्टी का कहना है कि वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। टीएमसी ने इन टीमों में अपने अनुभवी सांसदों को रखा है। दोस्तों पहली टीम की कमान राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव संभालेंगी। उनके साथ में लोकसभा के सांसद प्रसून बनर्जी और सजदा अहमद होंगे और तीसरे श्रीरामपुर विधानसभा के उम्मीदवार तन्मय घोष को आगे किया गया है। दोस्तों ऐसे ही दूसरी जो टीम है उसमें राज्यसभा के सांसद डोला सेन और मोहम्मद नदीमुल हक के साथ साथ लोकसभा में सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार और जादवपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सुशांत राय भी जिले का दौरा करेंगे। दोस्तों तीसरी टीम में सांसद प्रतिमा मंडल मौजूद रहेंगे। साथ में राज्यसभा के सांसद समीरुल इस्लाम और मंत्री वीर बाहा हांसदा रहेंगे और उनके साथ उत्तर पाड़ा से उम्मीदवार चिरसन्या बनर्जी या पत्रकार सुमन भट्टाचार्य और बर्धमान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद तनवीर नसरीन मौजूद रहेंगे। तो सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम है कि देखें कि पोस्ट पोल वायलेंस यानी जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें कहां-कहां पर विपक्ष के लोग डायरेक्ट प्रभावित है और इस पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जाएगी दोस्तों और विस्तृत रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दिया जाएगा। देखते हैं आगे ममता बनर्जी क्या कुछ करती है, लेकिन जो भी अपडेट है दोस्तों वो एकदम क्लियर है कि ममता बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर जांच पड़ताल करवाना चाहती है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं दोस्तों और मेरठ के अंदर एक सीट आती है हसीनापुर सुरक्षित सीट यानी एससी रिजर्व सीट है। दोस्तों इस विधानसभा सीट को लेकर यह मिथक है। माना जाता है कि जब जब इस सीट पर सत्ता परिवर्तन होता है यानी इस सीट पर जिस भी पार्टी का नेता चुनाव जीता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। हस्तिनापुर विधानसभा सुरक्षित सीट को लेकर अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि विधानसभा सीट से जुड़े हुए मिथक और तमिलनाडु में 2 साल पहले गठित हुई पार्टी की प्रचंड जीत से उत्साहित होकर नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता आसपा के नेता चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों उनकी दावेदारी को लेकर हस्तिनापुर में दीवारों के ऊपर नारे लिखे गए हैं कि आजाद समाज पार्टी ने ठाना है बहुजनों की सरकार लाना है। चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सांसद नगीना लोकसभा क्षेत्र समस्त क्षेत्रवासी 45 हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र मेरठ और केतली चुनाव चिन्ह भी हर जगह लेकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया। दोस्तों वो कई बार हस्तिनापुर क्षेत्र में सभा कर चुके हैं। चंद्रशेखर की गतिविधियों से बीजेपी के दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही है। दोस्तों 2017 और 2022 में दिनेश खटीक बीजेपी के विधायक यहाँ पर चुनकर आए थे। वो वर्तमान में प्रदेश में जल शक्ति राज्य मंत्री है और एक मिथक है कि जो भी सीट पर चुनाव जीता है जिस भी पार्टी का चुनाव जीता है उसकी राज्य में सरकार बन जाती है और दशकों के इस मत मिथक के बाद अब चंद्रशेखर यहीं से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों ऐसे में या तो मिथक यहाँ का टूटेगा या फिर सरकार चंद्रशेखर आजाद की बनेगी और ऐसे में आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर सरकार बनाने की भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर आ पाएंगे दोस्तों? लेकिन दूसरी ओर तमिलनाडु के नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा इस फैसले पर। साथ साथ नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर जमवारामगढ़ जयपुर के अंदर पकड़े गए 2 भाइयों में एक बीजेपी का युवा मोर्चा का पदाधिकारी रह चुका है। दोस्तों बीजेपी से संबंध होने के सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं पर जवाब मांगते हुए तीखा हमला बोला है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी के कार्यकर्ता होने से इंकार कर दिया। दोस्तों नीट पेपर लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 2 भाई मंगीलाल बिंबाल और दिनेश बिंबाल को पकड़ा गया। दिनेश बिंबाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं दोस्तों और दिनेश बिंबाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं। दोस्तों दिनेश बिंबाल के फेसबुक पर शिक्षा मंत्री मदन दिलवार सहित कई बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।